हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब कर। आज के वीडियो में जनवरी मंथ के 3rd वीक का करंट अफेयर है। इससे पहले जनवरी मंथ के 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? ऑप्शंस हैं विश्व व्यापार संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र या विश्व आर्थिक मंच। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है और ये 17वां संस्करण था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के जोखिमों में वृद्धि हुई है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी 1971 में। इसके हेडक्वार्टर हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एक बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है क्रिस्टल अवार्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, रूस या फ्रांस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया जाएगा। पहली बार इसका आयोजन 2010 में किया गया था। ठीक है, इसके तहत 2011 में पहली सुरक्षा वार्ता हुई थी अमेरिका और भारत के बीच में। इसका उद्देश्य है आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं के शिवान, एस सोमनाथ, विक्रम साराभाई या जी सतीश रेड्डी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस सोमनाथ को 12 जनवरी 2022 के दिन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले के शिवान इसरो के अध्यक्ष थे। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको बेंगलोर में और इसरो का लॉन्चिंग सेंटर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है एस सोमनाथ को इसरो का 10वां अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले के शिवान इसरो के 9वें अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी है? ऑप्शंस हैं 100%, 74%, 20% या 10%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 20% की मंजूरी दी है। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा करी गई है 74% और दूरसंचार के क्षेत्र में FDI की सीमा को किया गया है 100%। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने PM की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक में जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? ऑप्शंस हैं इंदु मल्होत्रा, सुधीर कुमार सक्सेना, अलका मित्तल या भूपेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है जिसका उद्देश्य है PM की पंजाब यात्रा के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई थी उसकी जांच करना। ठीक है, इसमें 5 सदस्य होंगे जिसमें से एक होंगी इंदु मल्होत्रा और 4 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, इसके अलावा पिछले ही वीक मैंने आपको बताया था कि गृह मंत्रालय ने भी PM की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जाँच के लिए सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी का गठन किया है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? सुधीर कुमार सक्सेना। इंदु मल्होत्रा से आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे जज बनने वाली पहली भारतीय महिला रही हैं इंदु मल्होत्रा। ठीक है, अब ये रिटायर भी हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा सुकवा दुकवा बांध किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस हैं झांसी, भोपाल, दिल्ली या ग्वालियर।
राइट आंसर है ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के झांसी में शुकवा डुकवा बांध स्थित है। इसको हाल ही में इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए ये बांध खबरों में रहा है। ठीक है, इस बांध का निर्माण बेतवा नदी के ऊपर करवाया गया है। इसका निर्माण 1909 में करवाया गया था और इसकी खासियत है कि 112 वर्षों में इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और इसी के कारण इसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि यह वन स्थिति रिपोर्ट 17वें नंबर की थी। वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्षों में एक बार प्रकाशित की जाती है और इसको केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो हमारे वर्तमान समय में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और इन्हीं के द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार भारत के कुल 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है, जो कि वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। इसके अलावा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 24.62% भाग पर भारत में वन पाए जाते हैं। ठीक है, वन और वृक्षारोपण में क्षेत्रफल वृद्धि हुई है 2261 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा भारत में वन है लगभग 21.71%। इसके अलावा आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, इसमें सेकंड आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन कहाँ पर हैं तो आपका आंसर होगा हरियाणा। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मिजोरम में, और उसमें सेकंड है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि वनों में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और इसमें सेकंड स्थान पर रहा है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन अमानत नामक एक नई पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, पुलिस या नीति आयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा मिशन अमानत पहल को शुरू किया गया है। इस पहल में रेलवे यात्रियों का यदि कोई सामान छूट जाता है तो उसकी जानकारी रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और आप वहां से अपना वो सामान प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली आश्वेत महिला कौन बनी है? ऑप्शंस हैं माया एंजेलो, एंजेला मार्केल, शेली राइड या नाजी इबेला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली आश्वेत महिला बनी है। इसमें सिक्के के एक ओर होंगी माया एंजेलो और इसके दूसरी ओर होंगे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ समय पहले अमेरिका के सिक्के पर एक और महिला की तस्वीर बनाई गई थी, वो थी शेली राइड। ठीक है, और शेली राइड अमेरिका से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, इसलिए इनका फोटो सिक्के के एक ओर लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शंस हैं केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको आगामी कुछ गेम्स याद रखने हैं, जैसे 2023 में वनडे विश्व कप किया जाएगा इंडिया में, 2022 में एशियन गेम्स होंगे होंगझो चाइना में। ठीक है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम किए जाएंगे बर्मिंघम में,
2022 में फीफा वर्ल्ड कप किया जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे अधिक उम्र का जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है? ऑप्शन है जोनाथन, ओलिव रिडले, अस्मी या भूर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोनाथन नाम के कछुए को हाल ही में विश्व का सबसे अधिक उम्र का जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है। इसकी उम्र लगभग 190 साल है और ये अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर पाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? ऑप्शंस हैं श्रीहरिकोटा, व्हीलर द्वीप, महेंद्रगिरी या माउंट आबू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से 12 जनवरी 2022 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है कि न्यूनतम तापमान पर चलने वाला इंजन। ठीक है, यहाँ पे क्रायो का मतलब होता है न्यूनतम तापमान और जेनिक का मतलब होता है इंजन। ठीक है, तो क्रायोजेनिक का मतलब हुआ न्यूनतम तापमान पर चलने वाला इंजन और इसमें ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके 10वें चीफ के रूप में चुना गया है एस सोमनाथ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी या 15 जनवरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये भारत का 74वां सेना दिवस मनाया गया है 2022 में। ठीक है, भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1895 में, यानी कि अंग्रेजों के समय में ही भारतीय सेना की स्थापना हो गई थी। लेकिन 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा को कमांडर इन चीफ बनाया गया, तभी से भारत में सेना दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और हमारी जो भारतीय सेना है उसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 जनवरी को 2021 से ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा, जल्लीकट्टू का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ये तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है। इसमें बैल के सींग पर सिक्कों की एक पोटली बांधी जाती है और उस बैल को काबू में करके जो भी उस पोटली को खोल लेगा वो इस खेल का विजेता होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत जल्लीकट्टू और एक कम्बाला भैंस दौड़ होती है कर्नाटक में। ठीक है, इन दोनों पर लगाया था प्रतिबंध, जिसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया तो राज्य सरकारों ने इसे फिर से मनाने की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो ये दोनों जल्लीकट्टू तमिलनाडु का और कम्बाला भैंस दौड़ ये है कर्नाटक की, ये दोनों खेल फिर से होने लगे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में, बिहू मनाया जाता है असम में, गुड़ी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र में और नवरोज त्योहार पारसी धर्म का त्योहार है। इसके अलावा एक फेस्टिवल है जिसका नाम है बथुकम्मा फेस्टिवल, ये मनाया जाता है तेलंगाना में और इसे फूलों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, लोसार त्योहार मनाया जाता है लद्दाख में, बहुत फेमस त्योहार है ये लद्दाख का। और एक त्योहार है जिसका नाम है चपचार कुट। ठीक है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मिज़ोरम के अंदर मनाया जाता है। ये सारे त्योहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको सभी याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल प्राइवेट बैंक अवार्ड 2021 में भारत के बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं एक्सिस बैंक, HDFC, SBI या RBI। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंक अवार्ड 2021 में भारत के बेस्ट प्राइवेट बैंक का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शंस हैं जैसलमेर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या मुंबई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैसलमेर के लोंगेवाला में 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 225 फीट है और इसकी चौड़ाई 150 फीट है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये झंडा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा तैयार किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के हेडक्वार्टर हैं मुंबई में और इसके एट प्रेजेंट अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं 12 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी या 16 जनवरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि स्टार्टअप सप्ताह मनाया जाएगा 10 से 16 जनवरी को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नए नए उद्योगों को स्थापित करना और नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, अभी मैंने आपको बताया। 15 जनवरी को सेना दिवस और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव किसे घोषित किया गया? ऑप्शंस हैं कुवलंगी, इडुक्की, अलप्पुझा या अवलकाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुवलंगी गांव को हाल ही में देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। यह केरल का एक गांव है। यहाँ पर अवलकाई नामक एक अभियान चलाया गया। ठीक है, और इस अभियान के तहत लगभग 5000 मेंस्ट्रुएशन कप प्रदान किए गए, जिनका इस्तेमाल करके कुवलंगी नाम के गांव को सैनिटरी नैपकिन मुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि कुवलंगी गांव देश का पहला इको टूरिज्म गांव भी बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी किया है। ये सुरक्षा नीति 2022 से 2026 तक के लिए बनाई गई है। ठीक है, और इसको PM इमरान खान के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारत ने अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, रूस या जापान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस ने भारत के साथ मिलकर अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास शुरू किया है और इसमें भारत की तरफ से INS कोच्चि भाग लेगा। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति युद्धाभ्यास भारत इंडोनेशिया के साथ करता है। ठीक है, इकुवेरिन नामक युद्धाभ्यास भारत मालदीव के साथ करता है और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास श्रीलंका और भारत के बीच में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, यूरोपियन यूनियन या संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत की ग्रोथ रेट, कोविड-19 का भारत पर प्रभाव और स्पष्ट मंदी के बारे में बताया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के लिए भारत की GDP लगभग 8.3% होगी। ठीक है,
इसके अलावा 2022-23 के लिए जीडीपी दर होगी 8.7% और 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी दर होगी 6.8%। और ये कहती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ है, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं कथक, कथकली, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित थे। ठीक है, 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया है। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण भी दिया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। एक तो हो जाएगा कथक, जो कि उत्तर भारत में मोस्टली किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक है कथकली, कथकली को किया जाता है केरल में। और इसके अलावा एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरला में किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु में किया जाता है। मणिपुरी, इसको मणिपुर में किया जाता है। ओडिसी नाम का शास्त्रीय नृत्य है जिसको ओडिशा में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और सतरिया नाम का शास्त्रीय नृत्य असम में किया जाता है। ठीक है, और भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत, ये शास्त्रीय भाषा हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि शास्त्रीय भाषाओं में हिंदी शामिल नहीं है। ठीक है, और पहली शास्त्रीय भाषा बनाया गया था तमिल को, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया गया? ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, रूस या जापान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस में व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया गया। और ये 24 क्रूज मिसाइल की एक साथ डिलीवरी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का संबंध भी रूस से है। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रूस और भारत दोनों साथ में मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा S-400 भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो S-400 क्या है? ये रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको भारत ने रूस से आयात किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, लक्ष्य सेन या सुहास यथिराज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इन्होंने लोह कीनयेव को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, लोह कीनयेव का संबंध सिंगापुर से है। इसके अलावा आपको याद रखना है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने डबल्स में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, और ऑप्शन डी सुहास यथिराज, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और ये नोएडा के डीएम हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र किसके द्वारा लगाया गया है? ऑप्शंस हैं ONGC, सेल, भेल या हाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भेल, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, एशले बार्टी या PB सिंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका के द्वारा 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में नंबर 1 पर रही हैं नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका का संबंध टेनिस से है और ये जापान की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा याद रखना है कि इसमें भारत की एक महिला खिलाड़ी भी रही हैं जिनका नाम है PB सिंधु। ठीक है, और ये 7वें नंबर पर रही हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है और ये चैंपियनशिप 2022 में आयोजित की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन शुरू किया जाएगा और इसका उद्देश्य है रोजगार के नए नए अवसरों को पैदा करना। ठीक है, यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और इन्हीं के द्वारा रोजगार मिशन को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, दिल्ली या जम्मू कश्मीर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली के द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है और ये इलेक्ट्रिक बस JBM मोटर्स के द्वारा बनाई गई है और इस बस को दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा चलाया जाएगा। यह बस लगभग 27 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी और इस बस का निर्माण फेम योजना के तहत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शांति देवी का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शंस हैं पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेत्री या कलाकार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांति देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, लगभग 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। शांति देवी गरीबों की सहायता और आदिवासी महिलाओं का उत्थान किया करती थी और इसके लिए 2021 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इनको 2021 में पद्मश्री दिया गया है इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है कि शांति देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉब कर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।